नमस्कार साथियों, आपके लिए बहुत सारी वैकेंसीज आ चुके हैं आईटीआई वाले स्टूडेंट्स के लिए। अभी आईओसीएल में जो वैकेंसी आई है उसका नोटिफिकेशन मैंने कुछ समय पहले बताया है वीडियो अपलोड करके, और साथ ही उस नोटिफिकेशन को मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया है। आप डायरेक्ट अगर नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं, वहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो का आई बटन पर वैसे आपको लिंक मिल जाएगा, और अगर आई बटन पर आपको लिंक नहीं मिलता तो डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पर आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। सभी जितनी भी वैकेंसीज अभी चल रही हैं, मैंने जितने भी नोटिफिकेशन आपको बताए हैं वो सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको वहाँ पर मिल जाएंगे वीडियो के थ्रू, है ना। तो वीडियो आप देख सकते हैं कितनी वैकेंसीज अभी चल रही हैं। और साथ ही अपन रेगुलर क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं, तो ये सीरीज अगर आपका प्यार बेहतरीन तरीके से इसी प्रकार से मिलता रहा तो यह अपन यूट्यूब पर इस सीरीज को कभी भी बंद नहीं करेंगे। डेली आपको 8 बजे यह सीरीज मिलेगी। क्वेश्चंस अपन 15 ही कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चंस वो हैं जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। जैसे आपके सामने जो क्वेश्चन है यह टेक्निकल हेल्पर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसी तरीके से अपन लगातार क्वेश्चंस करते रहेंगे। अभी क्वेश्चंस नॉर्मल चल रहे हैं क्योंकि स्टार्टिंग में क्वेश्चंस नॉर्मल ही रखेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल अपन बढ़ा देंगे, क्योंकि अपन को सभी बच्चों को साथ में लेकर चलना है। निम्न में से क्या ईएमएफ उत्पन्न करने की विधि नहीं है, यानी कि ईएमएफ यानी कि विद्युत वाहक बल, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पढ़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हिंदी में विद्युत वाहक बल कहा जाता है। तो विद्युत वाहक बल यानी कि वोल्टेज उत्पन्न करने की विधि इनमें से कौन सी नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन में जो रासायनिक क्रिया दी गई है यह तो है, जो कि सेल में या बैटरीज में अपन इसको प्रयोग में लेते हैं। रासायनिक क्रिया से अपन विद्युत ऊर्जा में जो बदलते हैं वह रासायनिक क्रिया ही होती है, जो कि बैटरी में अपन प्रयोग में लेते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि ये जो विधि होती है ये अल्टरनेटर द्वारा अपन जो विद्युत उत्पन्न करते हैं वही विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है। साथ ही धातु पट्टी के दोनों सिरों को रगड़कर, तो इस प्रकार की कोई भी विधि नहीं होती है जिससे अपन वोल्टेज उत्पन्न करते हैं। दो असमान धातुओं के जंक्शन को गर्म करना, यानी कि जैसे कि ये रोड है, इसके दोनों जंक्शनों को अपन गर्म कर रहे हैं तो इससे भी अपन विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर डी वाली भी विधि है, इनमें से कोई नहीं तो ये तो होगा नहीं, यानी कि अपना यहाँ पर कौन सा सही आंसर रहेगा, तो सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को मैं आपको समझाते हुए उसका आंसर दूंगा ताकि आप अच्छी प्रकार से याद रखें क्वेश्चन के आंसर को। क्वेश्चन अगला है जो कि आपके सामने है, धारा प्रवाह के परंपरागत, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा चला गया, चलिए देखिए। धारा प्रवाह के परंपरागत सिद्धांत के अनुसार धारा प्रवाहित होती है। धारा प्रवाहित किस ओर होती है, यह क्वेश्चन द्वारा पूछा गया है। देखिए, धारा जो प्रवाह होता है वह धन से ऋण की ओर होता है, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है, प्लस से माइनस की ओर होता है। यह जो सिस्टम होता है ना, ये कंडक्टर में होता है, चालक के अंदर होता है, तार के अंदर होता है, प्लस से माइनस की ओर। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी बनता है जो बैटरीज के लिए बनता है। जो बैटरी होती है ना या सेल होता है, उसमें पूछा जाता है कि धारा बैटरी के अंदर किस से किसकी ओर बहती है। समझ रहे हो मेरी बात। सेल के अंदर जो करंट होता है, जो धारा होती है वो किससे किसकी ओर बहती है। तो सेल के अंदर अगर आपसे पूछ ले तो माइनस से प्लस की ओर होती है, ये सेल के अंदर वाला सिस्टम होता है। और बाहर का पूछ ले कंडक्टर का, तारों का, या किसी भी चीज का कि किससे किसकी ओर बहेगी, तो प्लस से माइनस की ओर, यानी कि धनाग्रह से ऋणाग्रह की ओर बहती है कौन, धारा। और यह सिस्टम किसकी ओर लगेगा, तो ये बैटरीज के अंदर, बैटरी के अंदर लगेगा। ठीक है, तो ये ध्यान आप रखना। ये बेसिक चीजें होती है लेकिन कंफ्यूजन जरूर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि 33 नंबर क्वेश्चन है, अपन ने 2 वीडियो पहले अपलोड कर दिए हैं, जो अगर आपने नहीं देखे तो उनको देख लेना। जो रेगुलर देख रहे हैं स्टूडेंट्स हो तो ठीक है, और साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि लाइक ही आपका प्रेम हमें दर्शाता है। आपका लाइक हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बनाए रखता है, जिससे हम आपके लिए लगातार मेहनत करते रहते हैं। तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चंस
अगला है जो कि है विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की गति होती है। विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की गति, अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन की गति किससे किसकी ओर होती है। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो ऊंचे विभव की दिशा में होती है, नीचे विभव की दिशा में होती है, दोनों दिशाओं में होती है, इनमें से कोई नहीं। अगर देखिए आपसे इस तरीके से पूछे कोई, देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा जगह कर दूँ ताकि क्वेश्चंस अच्छी प्रकार से अपन समझ पाए। देखिए आपसे कोई ऐसे पूछे, धारा अभी अपन ने पूछी तो धारा तो प्लस से माइनस की ओर बहती है, यह अपन ने पढ़ा है कि धारा प्लस से माइनस की ओर बहती है। लेकिन अगर आपसे कोई इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछे, इलेक्ट्रॉन की गति किससे किसकी ओर होती है, तो इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है, इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है, तो इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वह माइनस से प्लस की ओर होती है। ठीक है, माइनस से प्लस की ओर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। अब यहाँ पर जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर कैसे आप निकाल पाओगे, तो यहाँ पर आप ध्यान रखना कि ऊंचे विभव नीचे विभव यह क्या होता है, तो ये वोल्टेज होता है। तो मान लो जैसे कि 24 वोल्टेज और एक तरफ है 15 वोल्टेज, तो जैसे अपन ने परिपथ बनाया तो हमेशा ध्यान रखना धारा ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर बहेगी, धारा ऊंचे विभव से नीचे के विभव की ओर बहेगी। अब यहाँ पर तो धारा का केस हुआ है तो कि धारा ऊंचे विभव से यानी कि 24 वोल्ट से 15 वोल्ट की तरफ बहेगी। लेकिन यहाँ पर पूछा है आपसे इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन धारा के विपरीत दिशा में होता है, तो धारा 24 वोल्टेज से 15 वोल्टेज की ओर बह रहा है, तो इलेक्ट्रॉन 15 वोल्टेज से 24 वोल्टेज की ओर बहेगा, यानी कि वह धारा के विपरीत बहेगा। तो अब नीचे विभव यानी कि 15 वोल्टेज क्या है, नीचे विभव है, तो वह किस ओर बहेगा, ऊंचे विभव की ओर बहेगा। तो यहाँ पर अपना ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर हुआ। फिर से मैं आपको बता दूं क्योंकि कन्फ्यूजन दूर करना बहुत जरूरी है। हमेशा ध्यान रखना धारा जिस दिशा में बहता है इलेक्ट्रॉन उसके विपरीत दिशा में बहता है। जैसे कि धारा प्लस से माइनस की ओर बहता है धारा, तो इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर बहेगा। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से क्वेश्चंस के ऑप्शन लिखे हुए हैं वह विभव के ऊपर लिखा हुआ है, तो 24 वोल्टेज एक उच्च विभव है और 15 वोल्टेज एक निम्न विभव है। तो धारा ऊंचे विभव से नीचे के विभव की ओर बहते हैं, तो उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो होगा वह विपरीत दिशा में बहेगा, तो नीचे विभव से उच्च विभव की ओर क्या बहेगा, इलेक्ट्रॉन बहेगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है जो कि है धातु में विद्युत धारा का प्रवाह निम्नलिखित के प्रवाह के कारण होता है। तो धातु में जो धारा का प्रवाह होता है वह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण। ए ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप ध्यान से, वह है कांच की छड़ को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है, कांच की कोई छड़ है, मान लो एक कांच की छड़ है, इसको किसी सिल्क के कपड़े पर रगड़ा जाता है, तब किस किस्म की विद्युत पैदा होती है। तो यहाँ पर देखिए रगड़ा जा रहा है, तो यहाँ पर स्थितिक विद्युत, कौन सी, स्थितिक विद्युत या गतिक विद्युत, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जब ऐसे रगड़न सिस्टम चल रहा है तो यहाँ पर स्थितिक विद्युत होती है। ठीक है, इसमें गतिक विद्युत नहीं होगी, ये स्थितिक विद्युत होती है। ध्यान रखना कांच के कपड़े से अगर आप रगड़ रहे हो, कहीं पर भी घर्षण हो रहा है, कहीं पर भी घर्षण वाला सिस्टम हो रहा है, वहाँ पर स्थितिक विद्युत ही उत्पन्न होती है। अगला जो क्वेश्चन है वह है विद्युत संबंधित कार्य करते समय से बिजली का झटका इलेक्ट्रिक शॉक लगने का आशंका नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा है जिससे इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। तो धातु की छड़ से तो बिल्कुल लगेगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, धारा का प्रवाह होता है। गीली रस्सी जो कि नमी है, नमी में विद्युत धारा बहती है, गीली लकड़ी में भी धारा बहती है। तो यहाँ पर सूखी लकड़ी कंप्लीटली सही आंसर होगा क्योंकि सूखी लकड़ी बिल्कुल एक अचालक पदार्थ होगा। अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, सामान्य आयु के स्वास्थ्य वाले यानी स्वस्थ व्यक्ति, स्वास्थ्य वाले व्यक्ति के शरीर का प्रतिरोध, स्वस्थ व्यक्ति का प्रतिरोध, यहाँ पर स्वस्थ है, स्वस्थ व्यक्ति का प्रतिरोध मान क्या होगा, स्वस्थ व्यक्ति का प्रतिरोध का मान क्या होता है। जीवित व्यक्ति अच्छा व्यक्ति है उसके प्रतिरोध का जो मान होता है वह 1 किलो ओम होता है, यानी कि 1000 ओम होता है। ये ध्यान रखना 1000 ओम होता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का प्रतिरोध, मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क होने पर होता है। मानव शरीर का प्रतिरोध अगर इंसान सूख जाता है, मर जाता है, सूख हो जाता है, खून सारा सूख जाता है, तब व्यक्ति का प्रतिरोध क्या होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो इनको याद रखना। इसका 70,000 से 1 लाख ओम प्रति वर्ग सेमी के बीच होता है। यह
जरूर आप याद रखना, इसको छोड़ना मत। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जो कि है दिष्ट विद्युत धारा मिली एम्पियर में की किस्म सीमा में मानव श्वसन तंत्र अवरुद्ध हो जाता है, यानी कि व्यक्ति की श्वास कितने एम्पियर तक झटके से रुक जाएगी, कितना झटका लगेगा कि व्यक्ति की श्वास रुक जाएगी कितनी मिली एम्पियर में। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वह होगा डी ऑप्शन, 300 से ऊपर मिली एम्पियर में व्यक्ति की श्वास बिल्कुल ही रुक जाएगी, व्यक्ति मर जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन देखिए आप, फ्रीजिंग धारा के मान में होने वाली वह वृद्धि है जिसकी वजह से विद्युत झटके के संपर्क में आने वाले व्यक्ति की मांसपेशियों में संकुचन उत्पन्न होता है और उसे धारा स्रोत से अलग होने से रोकता है। इस फ्रीजिंग धारा की अनुमानित सीमा लगभग कितनी होगी? सबसे बड़ी बात यह है कि व्यक्ति की मांसपेशियों में संकुचन हो रहा है, कितने एम्पियर पर व्यक्ति का संकुचन स्टार्ट हो जाता है, यह पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं पूछा जा रहा है। यानी कि कितने धारा पर व्यक्ति की मांसपेशियां संकुचन करने लग जाएगी, रुकने लग जाएगी, कार्य करने में बाधा उत्पन्न करने लग जाएगी। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वह होगा 10 मिली एम्पियर से 40 मिली एम्पियर के बीच। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह है सीधा सा क्वेश्चन है, जो ध्यान रखना आप। क्वेश्चन है SWG यानी कि स्टैंडर्ड वायर गेज को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि स्टैंडर्ड वायर गेज किसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? व्यास, प्रतिरोध, विद्युत रोधन या उपरोक्त सभी। तो प्रतिरोध को मापने के लिए तो आप ओम मीटर का प्रयोग करेंगे, ठीक है, और विद्युत रोधन प्रतिरोध यानी कि इसके लिए आप मेगर का प्रयोग करेंगे, और व्यास बचा हुआ है तो इसी को ही मापने के लिए आप SWG का प्रयोग करेंगे, यानी कि तारों के व्यास को मापने के लिए अपन SWG स्टैंडर्ड वायर गेज का प्रयोग करते हैं। स्टैंडर्ड वायर गेज के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। मानक तार गेज यानी कि जो स्टैंडर्ड वायर गेज होता है, हिंदी में मानक तार गेज कहते हैं इसको, का प्रयोग व्यास को मापने के लिए करते हैं, जिसका आपको कुछ डाटा है उनको याद रखना है, जो मैं एक बार आपको दोहरा देता हूँ कि इनको कैसे आप याद रखेंगे। मान लीजिए एक SWG का कोई है, एक SWG का व्यास कितना होगा? तो 7.6200 होता है mm में, सभी डिजिट यहाँ पर mm में लिखी हुई हैं। इनको कुछ नहीं, आपको रटना ही होगा, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, रटना ही इसका समाधान है, क्योंकि इससे संबंधित डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 SWG का वायर का व्यास कितना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 का यहाँ पर 7.0104 है, 3 का 6.4008 है, और 4 का 5.8928 होगा। ठीक है, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसको आपको डायरेक्टली रटना ही है और इसका कोई समाधान नहीं है। 5 का यहाँ पर 5.3848 होगा, 6 का यहाँ पर 4.8768 होगा, 7 का यहाँ पर 4.4704 होगा, 8 का यहाँ पर 4.0640 का होगा, 9 का यहाँ पर 3.6576 होगा, और यहाँ पर 10 का भी दिया है जो कि 3.2512 होगा। इससे आगे भी पूछे जाते हैं, इतना आप याद नहीं रख पाएंगे, लेकिन यहाँ तक तो आपको याद करना ही है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 10 तक की पूछे जाते हैं, 5 तक सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो वहाँ तक तो आप रट लेना बिल्कुल। आगे पूछे जाते हैं उनको आप छोड़िए, वो तो फिर हो जाए जो ही है ना, क्योंकि इतना आप याद नहीं कर पाएंगे और कोई करता भी नहीं। अगला क्वेश्चन, चालक का अमाप, यहाँ पर अमाप नहीं है, अमाप है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको मैनेज करना। अमाप नापने हेतु कौन सा उपकरण प्रयुक्त होता है? तो बेवल गेज होता है, वर्नियर गेज होता है, मानक तार गेज होता है, या गहराई गेज होता है। तो चालक यानी कि चालक होता है जिसमें धारा बहती है, वही क्या हो गया? वही हो गया अपना तार। तो तार के माप को मापने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं? तो SWG यानी कि स्टैंडर्ड वायर गेज का अपन प्रयोग करते हैं, जिसको हिंदी में कहा जाता है मानक तार गेज। ठीक है, ये हिंदी थोड़ी सी खोटी हिंदी है, तो इसको आप समझ लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, जो कि है विद्युत धारा की SI इकाई क्या है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन यह भी क्वेश्चन पूछा गया है इस वैकेंसी में BECIL में, तो इसको
गलती से भी गलत नहीं करना है, जो कि एम्पियर यहाँ पर कंप्लीटली अपना सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, एम्पियर किसकी इकाई है? टेक्निकल हेल्पर में भी यही क्वेश्चन आया है, जो कि इकाई देकर यहाँ पर पूछ ले, मात्रक देकर यहाँ पर इकाई पूछ ली गई है। तो एम्पियर किसकी इकाई है? ये तो आपको सभी को पता है, करंट का है। विद्युत का क्या होता है? आवेश होता है, सभी जानते हैं। और ऊष्मा का जूल होता है, विभव का वोल्टेज, और वोल्टेज का भी वोल्टी होता है। सिंपल सा यहाँ पर देख लेना है। अगला क्वेश्चन है जो कि विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? तो विद्युत ऊर्जा की जो इकाई है वह किलोवाट घंटा है। ठीक है, KWH इसको शॉर्ट रूप में अपन लिखते हैं, KWH किलोवाट घंटा। किलोवाट शक्ति की इकाई है। ठीक है, तो यह आप ध्यान रखना। तो अपने 45 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। आज अपन इस वीडियो को यहीं विराम देंगे। लगातार यह सेशन चलता रहेगा, है ना। डेली आपको 8 बजे यह वीडियो मिल जाएगा, तो आप रेगुलर हमसे बने रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कोई नया स्टूडेंट्स है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये जो आपका चैनल है जो टेक्निकल से संबंधित बिल्कुल पूरा चैनल है। ठीक है, और शेयर कीजिएगा, और आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ताकि आपका एक लाइक हमें बहुत ताकत देता है। ठीक है, धन्यवाद।